रिस्पेक्टेड रविन्द्रनाथ टैगोर जी के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बातें ख़त्म की थी शांति निकेतन शब्द पे आके, तो बस वहीं से ये वाला वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी और आशा करती हूँ कि पसंद आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर पूरे आदर और सम्मान के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल रेनू अभिकम में। 1909 की ये बात है जब शांति निकेतन की स्थापना की गई। आज के इस वीडियो में बात करेंगे। कहा जाता है अपने पिता के साथ ही वो भारत भ्रमण पर निकले हुए थे और तभी डलहौजी जाने से पहले शांति निकेतन और अमृतसर भी गए थे, जहां उनकी पहले की पारिवारिक जागीर थी। डलहौजी में इतिहास यानी कि हिस्ट्री, साइंस, संस्कृत और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिसका अध्ययन उन्होंने किया। और साथ ही साथ कालिदास की या शेक्सपियर की बात करें, इन सभी लोगों की कविताएं और जितनी भी रचनाएं थीं सबका बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन किया। इसके बाद सन 1901 में जब ये शांति निकेतन गए तो इन्होंने वहाँ पे कहा जाता है कि इनके पिताजी को वहाँ का जो पर्यावरण था, माहौल था, काफ़ी पसंद आया और वहाँ पे उनके पिताजी ने स्टार्टिंग में एक आश्रम की स्थापना की। लेकिन बाद में आगे चल के वहाँ छोटे छोटे स्कूल बने, पुस्तकालय, पूजा स्थल, ये सारी चीज़ें की गई। इसको डिटेल में मैं बिल्कुल आगे इस वीडियो में बने रही और पूरी कोशिश की है समझाने की। इस वीडियो में हम लोग शांति निकेतन की स्थापना कैसे रविंद्र जी ने की और कैसे एजुकेशन को और इस्टेब्लिश किया, आगे लेके आए, वो सारी बातें की जाएंगी। बात करूँगी 22 दिसंबर 1901 की, जब उन्होंने टैगोर जी ने अपने बेटे के साथ इसकी शुरुआत की और सिर्फ उस समय 5 स्टूडेंट्स ही थे वहाँ पे। जब इसकी स्थापना हुई तो सबसे पहले इसका नाम ब्रह्मचर्य आश्रम रखा गया और बाद में आगे चल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। और इसी के कारण यहाँ पे जो हिमालय पे के पास ही ये स्थित था और यहाँ पर्यटन स्थल भी थे। और धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें हो गई तो पर्यटन के साथ साथ ये सब कुछ काफ़ी कुछ फेमस हुआ। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी साहित्यिक कृतियाँ भी, अपनी बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं। 1863 में कहा जाता है कि उनके पिता ने ही ये, जैसा कि मैंने कहा कि भारत भ्रमण पे ये दोनों लोग निकले हुए थे और यहाँ की जो ज़मीन थी वो खरीदी गई थी उनके पिता द्वारा ही। रिस्पेक्टेड देवेंद्रनाथ टैगोर ने 7 एकड़ ज़मीन तब के टाइम में खरीदी और एक आश्रम की स्थापना की, जो आगे चल के विश्व भारती या आप कह सकते हैं शांति निकेतन बना, जिसको नया रूप और शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले गए रिस्पेक्टेड टैगोर जी। बात करेंगे 1921 की। 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी इसे मिला, जो धार्मिक और साहित्यिक रूप से जो इसके प्रेमी थे उनके लिए बहुत ही पसंदीदा स्थान था। टैगोर जी की बुद्धिमत्ता और सोचने की क्षमता ही शांति निकेतन है, जहां सच में शांति का माहौल बनाया गया। और लोगों का गुरुदेव कहना भी बिल्कुल सही था। अजीब लगेगा जब आज के टाइम में अगर कोई भी अगर टैगोर जी के बारे में अगर हम लोग बात करें कि जैसे उनकी जो छवि थी बचपन की, अगर आज के बच्चों में हम लोग देखें तो उतना हम लोग नहीं सोच पाएंगे। हम लोगों को ऐसा लगेगा कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तब के टाइम में अगर हम लोग टैगोर जी की छवि पे ध्यान दें तो एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो पारंपरिक शिक्षा का एक नियम बना था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था और वही कारण था कि वो अपनी बैरिस्ट्री की भी पढ़ाई छोड़ के इंग्लैंड से आ गए बीच में ही। और इसके बाद भी जब वो छोटे थे, बालपन में भी उनकी पढ़ाई लिखाई उनके भाई ने घर में ही कराई। एक ऐसे इंसान ने एक ऐसा शांति निकेतन बनाया जहां शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा गया। सोच के हम कल्पना करके देखिए कि सोच के ही लगता है कि कैसे पॉसिबल ये चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हुई उस टाइम में टैगोर जी के लिए। वो इंसान जिन्हें स्कूल जाना नहीं पसंद था, जिन्हें शिक्षा इस तरह से जाके लेके ग्रहण करना पसंद नहीं था, लेकिन हाँ, शिक्षा उन्होंने अर्जित ज़रूर की, लेकिन अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया ही है। फिर भी देखिए शिक्षा की शैली को उन्होंने परिवर्तन किया और सोचा और उसको अमल भी किया। सिर्फ 5 छात्रों के साथ, जिसमें उनके एक छोटे बेटे ही थे, कक्षाएं शुरू की। बिल्कुल खुले माहौल में
प्रकृति की सुंदरता के बीच में और पेड़ों के बिल्कुल नीचे कक्षाएं लगती थीं जहाँ पे आप कल्पना करके अपने मन में बस देखते जाइए कि हाँ, टैगोर जी ने ये जो शांति निकेतन का निर्माण किया और ये जो शिक्षा को लेके गए वो किस हिसाब से की गई। कहा जाता है 5 में से, और ये जो शिक्षक रखे गए 5 में से सिर्फ 5, ये जो एक अंग्रेज़ थे और जो शिक्षक थे वो 4 थे, सिर्फ इन 5 लोगों को पढ़ाने के लिए, जिसमें से एक अंग्रेज़ और 3 ईसाई शिक्षक थे। चार के चारों ये लोग जो थे भारतीय संस्कृति के बहुत जानकार थे। और इन्होंने, यहाँ पे मैं बताऊंगी कि टैगोर जी ने जब इसकी स्थापना की, इस आश्रम की, स्टार्टिंग में तो इसे आश्रम का ही नाम दिया गया और बगीचे बनवाए, पेड़ पौधे लगवाए और पौधों के नीचे ही शिक्षा आरंभ देनी शुरू की, और सिर्फ 5 विद्यार्थी और 4 शिक्षकों के साथ। इसमें इन्होंने एक प्रार्थना लिखी, जो दिन को शुरुआत इसी प्रार्थना से होती थी, और ये प्रार्थना सुनाना चाहूँगी, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरे हाथ से कभी कुछ गलत ना हो, मेरे हाथ से कभी कुछ गलत ना हो, मैं किसी का शोक ना मनाऊं, मुझे किसी का भय ना हो, मंगल कार्य के लिए सब कुछ दान में दे दूं, और मृत्यु से कभी ना डरूं, और आनंद में मेरा विसर्जन हो, सत्य की सदा जय हो। कहा जाता है ये प्रार्थना टैगोर जी ने लिखी, जिसके बाद वो गायत्री मंत्र का उच्चारण स्वयं करते थे, खुद से करते थे बच्चों के सामने, और उसका अर्थ भी बताते थे। और वहाँ के जो अध्यापक थे सब लोग मिलके, और वहाँ जो टीचर्स थे उनके लिए उन्होंने ये चीज़ें रखी। आज के टीचर्स से कंपेयर करेंगे तो तुलना बहुत मुश्किल, आप सुनते जाइए जो मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि आज के अध्यापकों की बात, बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग पेरेंट्स फेस करते हैं, तो वो झलक तो देखने में बहुत कम ही मिलेगा परसेंटेज अगर हम लोग कहें। तब के टाइम में उन्होंने अध्यापक लोगों को ये चीज़ें बोली हैं कि एक अध्यापक एक दीपक की तरह होता है, जिसके ज्ञान के प्रकाश में बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। और उस चीज़ को जब टीचर, कोई अध्यापक सिखाता है, तो उस अध्यापक को अपने विद्यार्थी से कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक का काम होता है सिर्फ शिक्षा देना, ज्ञान का प्रकाश फैलाना, उसके बदले में कुछ उम्मीद ना रखना। कहा जाता है कि उन्होंने चाइना, जापान, बहुत जगह से बेस्ट टीचर इकट्ठे किए थे उस आश्रम में बच्चों की शिक्षा को पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि एक से एक आर्टिस्ट, पेंटर्स, स्कल्पचर्स, साथ ही उन्होंने छात्रों के लिए धीरे धीरे कुछ टाइम बाद छात्रावास भी बनवाया। और यहाँ तक कि धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ने लगी, हालांकि जैसा कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग सिर्फ 5 स्टूडेंट से हुई और टीचर सिर्फ 4 थे, धीरे धीरे जब चीज़ें आगे प्रोग्रेस होने लगी तो उन्होंने छात्रावास भी बनवाया और खर्चा भी बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ कि उड़ीसा में उनकी काफ़ी ज़मीन तो थी ही, लेकिन उड़ीसा में जो उनकी जगन्नाथपुरी में एक बंगला भी था उनका, जो उन्हें छात्रों के लिए उन सारी चीज़ों के लिए बेचना पड़ा। और क्योंकि छात्रों के लिए उन्हें दूर दूर से किताबें मंगवानी थी और उसके लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। आज की एजुकेशन की हम लोग बात करें, आप लोग खाली कंपेयर, 1 मिनट को कंपेयर करें भी या ना भी करें, 1 मिनट अपने मन में कल्पना करके सोचिए कि हाँ, टैगोर जी ने कितनी दिक्कतों के बाद और छात्रों की शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ कष्ट उठाए। आज के टाइम में हम लोग अगर देखें तो एजुकेशन जो लोग हैं, मैनेजमेंट भी हम लोग देख सकते हैं कि स्कूल का कैसा है, और एक तरह से बस यही लगता है कि एक बिज़नेस बन के एजुकेशन रह गया है। मन में ये भावना होना कि हमें छात्रों का विकास करना, हमें बेस्ट टीचर देने हैं, हमें एक अच्छी एजुकेशन देनी है बच्चों को उनके फ्यूचर को बनाने के लिए, तो वैसा बहुत कम ही दिखता है। आगे मैं बात कर रही थी कि इन्होंने बाहर से जो भी किताबें मंगाई उसके लिए इन्होंने कर्ज लेना पड़ा। हालांकि पिताजी हर महीने इनको 200 महीने मिलते थे, लेकिन जो इनके खर्च था वो इस अमाउंट से, इस रकम से काफ़ी गुना ज़्यादा था, क्योंकि धीरे धीरे अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा माहौल, सब कुछ पॉजिटिव होने के चलते छात्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उन्होंने अपने पत्नी के, और पत्नी ने साथ भी दिया, जब पति कुछ करने की सोचता है तो पत्नी एक पढ़ी लिखी
हो ना हो, लेकिन उसका समझदारी का जो लेवल है वो जानती है कि उसके पति के साथ उसे हमेशा खड़ा होना है। तो इसलिए उनकी पत्नी ने जितने भी अपने गहने थे या जो भी था सब बिक गए उस शांति निकेतन आश्रम को खड़ा करने के पीछे। धीरे धीरे तब दिमाग में आया कि नहीं, छात्रों से कुछ नहीं तो कुछ निर्णय लेते हैं फ़ीस लेने की, ताकि अरेंजमेंट हो जाए अच्छे से। तो उन्होंने प्रति माह 13 रुपये की फ़ीस तय की। और वहाँ के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में थोड़ा बात करूँगी कि महीने की फ़ीस तो 13 रुपये हो गई, लेकिन जो रूटीन था थोड़ा अभी की शिक्षा की जो प्रणाली है और तब की आप देखें कि उन्होंने क्या ऐसा नया किया। छात्रों का वहाँ था कि छात्र वहाँ 4 बजे उठ के नहाते थे, धोते थे, जो डेली का काम होता था वो करते थे। उसके बाद वो शुरुआत दिन की राग भोपाली से करवाते थे और उसके बाद गायत्री मंत्र, बाकी चीज़ें और जो प्रार्थना मैंने बताई। इसके बाद 7 बजे एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कसरत हो गया, योग हो गया, ये सब करवाया जाता था। बीच में 10 बजे एक ब्रेक होता था जिसमें छात्र सभी बच्चे मिलकर भोजन करते थे और थोड़ा सा आराम करते थे। कक्षा होने के बाद शाम को थोड़ी बहुत जो बगीचे उन्होंने लगाए थे, बगीचों में पानी देना, पौधे लगाना, देखभाल करना, थोड़ा खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद थोड़ी सी फिर शिक्षा जिसमें से बंगाली भाषा हो गई या हिस्ट्री इतिहास हो गया, ज्योग्राफी भूगोल हो गया, इंग्लिश हो गया, म्यूज़िक हो गया, चित्रकला, संगीत, विज्ञान, मतलब ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को उन्होंने हर चीज़ का ज्ञान बच्चों को देने की पूरी कोशिश की और साथ में खेल कूद एक्स्ट्रा चीज़ें भी कि बच्चों को बोरियत भी ना लगे और बच्चे अच्छे से प्रकृति से भी जुड़े रहें, संगीत से भी जुड़े रहें और शिक्षा से भी जुड़े रहें। धीरे धीरे उनकी इस आश्रम की चर्चाएं बढ़ने लगी, यहाँ तक कि सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी। विदेश जो एशियाई देश थे वहाँ से भी दबाव आने लगा कि यहाँ पे अब इसको और आगे करना चाहिए ताकि बाहर के भी छात्र यहाँ आके शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी स्ट्रांग, उतनी नहीं थी कि हाँ टैगोर जी उसको वैसा कर पाते और इसी बीच वो काफ़ी संकोच रहे थे इन सारी चीज़ों को लेके। लेकिन 1918 में जब कोलकाता का अधिवेशन हुआ तो वहाँ गुजरात के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात हुई और काफ़ी सारे वहाँ पे गुजराती आए। जितने भी गुजराती थे खुद शांति निकेतन गए और वहाँ के बारे में भ्रमण किया, सब कुछ देखा और काफ़ी उन लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया और इसके बदले उन्हें काफ़ी कुछ गुजराती लोगों का भरोसा भी मिला और गुजराती छात्रों को सबसे पहले वहाँ एडमिशन और दाखिला भी दिलाया गया। आगे की अगर बात करूं, विश्व विख्यात धीरे धीरे होने के साथ साथ ही इसका नाम विश्व भारती हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग इसको जानने लगे। इस समय उनके पत्नी और बेटे ने बहुत साथ इनका दिया और कहा जाता है कि एक दीनबंधु इंद्रुश नाम के 22 दिसंबर को उन्होंने भी इसका जो उद्घाटन हुआ था उसमें ये आए थे। पर गुरुदेव जी ने कहा कि आज की यह संस्था, ये जो नाम बुलाया गया है उस पर गुरुदेव जी ने यानी कि टैगोर जी ने कहा कि आज से ये संस्था भी संसार के लिए खुले हैं, जिसके इनॉग्रेशन में दीनबंधु जी का नाम मैंने अभी जस्ट बताया आपको 22 दिसंबर को उद्घाटन में आए और तभी उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि ये पूरे संसार के लिए खुले हुए हैं। यहाँ तक कि एशिया के सभी देशों ने इसमें रुचि दिखाई, यहाँ तक कि एशिया के सभी देशों ने इसमें रुचि दिखाने के साथ साथ खास तौर पे देशों ने जहाँ बौद्ध धर्म, स्पेशली जहाँ बौद्ध धर्म लोकप्रिय थे या अभी भी हैं, वो सभी आया। कहा जाता है धीरे धीरे वहाँ चीन भवन का भी निर्माण शुरू हुआ, जहाँ से वहाँ भी छात्र आए और यहाँ टैगोर जी कहते हैं कि देश और विदेश के छात्र बिना किसी पूर्वाग्रह के भारतीय मन का सत्य समझ सकते हैं। ये एक ऐसा केंद्र है, इसलिए इसका नाम विश्व भारती समझ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया। हालांकि पहले ये आश्रम ही था। धीरे धीरे इन्होंने ये बात को प्रूफ किया और करके दिखाया भी कि यह मैं एक ऐसे केंद्र का निर्माण करूंगा जहां पूरे देश विदेश के लोग एक जगह आके जुड़ेंगे और वैसा हुआ भी। धीरे धीरे खर्च का दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद उन्होंने घूम घूम कर वो छोटे छोटे जो नाटक लिखते थे, बनाते थे, उसे वो मंच पे दिखाने लगे और वहीं से वो मंच दिखाते दिखाते एक बार वो दिल्ली आए,
एक नाटक लेके जिसका नाम था चित्रांगदा। गांधी जी का मन, जब ये सारी बातें वहाँ जब गांधी जी को पता चली तो उनका मन काफ़ी दुख और तकलीफ से भर गया। और उन्हें जब गुरुदेव जी के बारे में पता चला कि इतना अच्छा काम की शुरुआत वो कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके पास पैसा नहीं है, तो रात भर महात्मा गांधी जी सो नहीं पाए। लेकिन अगले ही दिन उनके निर्देश देने पे ही किसी ने 60,000 का अमाउंट का चेक, यानी कि 60,000 रुपये का चेक गुरुदेव जी को दिया यहाँ पे। और इसके बाद गांधी जी ने प्रार्थना की कि अब आप आराम करें, क्योंकि धीरे धीरे टैगोर जी की उम्र भी हो रही थी और उनको उनकी तबीयत की काफ़ी फिक्र थी, क्योंकि लास्ट टाइम पे जाते जाते अक्सर वो बीमार रहा करते थे। गांधी जी की भावना देख के टैगोर जी की आंखों में तुरंत आंसू भर गए। तो गुरुदेव जी जहाँ भी जाते तो उनके द्वारा धीरे धीरे जो भी नाटक का मंचन वो पूरे सम्मान के साथ किया जाता था। आगे चल के ये जो नाटक हम लोग बोल रहे हैं, जो नाटकों का वो मंचन करते थे, उसी के बदौलत पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ और उन्हें सम्मान भी मिला। यहाँ तक कि अगर हम ग्रीक की बात करें, इटली की बात करें, हर जगह उनका अभिनंदन किया गया पूरे सम्मान के साथ। विश्व भारती जैसा विद्यालय का प्रयोग एक अनोखा प्रयोग साबित हुआ, जो काफ़ी सफलतापूर्वक रहा है। 60 वर्ष की आयु को क्रॉस करते करते उन्हें पेंटिंग करने की भी सूझ गई। और शांति निकेतन में आप आज भी जाके देख सकते हैं कि एक अद्भुत पेंटिंग आप लोगों को बहुत सारी दिखेगी जो उन्होंने तब की आयु में स्टार्ट की। एक ऐसा व्यक्तित्व जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी और पेरिस से भी पेंटिंग्स के एग्जीबिशन, जर्मनी, सोवियत संघ, मतलब ये देश विदेश, एशियाई देशों में हर जगह आप बोल सकते हैं कि उनका अभिनंदन पूरे मान और सम्मान के साथ मिला। जितनी भी उन्होंने उपलब्धि हासिल की, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने यही की है कि चारों धर्म एक साथ एक जगह रह के पढ़ रहे हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी भारत की उपलब्धि है, एक साथ रहना सीख रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान और इराक भी बाकी नहीं रहा इनको सम्मान देने से। चीन, जापान, रूस, हर जगह का मैं नाम लूँगी यहाँ पे। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व आप समझ सकते हैं कि वो इंसान जिनका बचपन कैसा था और एजुकेशन सब कुछ मैंने बताया, और उसके बाद वो यहाँ तक आए। आज भी यहाँ प्राचीन अंदाज में ही आप देखेंगे तो लोगों को सब कुछ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र और प्रार्थना से ही की जाती है। यहाँ तक कि साथ में ही रोज़गार, ऐसे चीज़ों का भी कोर्स कराया जाता है जिससे लोगों को रोज़गार, अच्छे रोज़गार मिले। और साथ ही साथ संगीत, जिसे रविंद्र संगीत के नाम से हम जानते हैं, अभी भी शांति निकेतन में होते हैं। शिल्पकारी से लेके, खेती से लेके, लोहे लकड़ी के काम, हर चीज़ में लोगों को एक्सपर्ट बनाया जाता है ताकि वो आगे चल के हर तरह की ट्रेनिंग, और ये सारा कार्यभार जो दिया गया था तब में उनके बेटे ने ही ये शुरुआत की थी। और उसे शुरू करने से पहले कहा जाता है उनके बेटे ने देश विदेश जाके इन चीज़ों की, शिल्पकारी से लेके हर चीज़ की ट्रेनिंग ली थी और तब वो एक्सपर्ट बने थे और इन चीज़ों को उन्होंने शुरू किया था। तो ये था शांति निकेतन से रिलेट करके वीडियो, जिसमें काफ़ी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। आशा करती हूँ पसंद आया होगा आप लोगों को। और सबसे ख़ास बात इस वीडियो की ये है कि जब मैं बना रही थी तो ज़रूर आप लोग के मन में भी ये चीज़ें आई होगी कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बच्चों को और हमें, आपको ज़रूर बिल्कुल से इनके बारे में जानना चाहिए कि एक वो इंसान जिन्होंने बहुत कविता, बहुत पोयम, बहुत उपन्यास, लघु कथाएं लिखी, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल एंथम ही काफ़ी है उन्हें बताने के लिए। तो आशा करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, इंस्पायरिंग रहा होगा। बहुत जल्दी इसी तरह से आती रहूँगी अपने एक ना एक किसी न किसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।